हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों आइए आज हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि जो आपका एपीपीएससी ए का एग्ज़ाम होने वाला है उसका नोटिफिकेशन कब आएगा और उसके बारे में जानते हैं कि एग्ज़ाम कौन सा है, ठीक है, उसका सिलेबस क्या है, उसका पैटर्न क्या है और कैसे आप उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा इस वीडियो को, ठीक है, क्योंकि पूरा डिटेल में आपके लिए बनाया गया है ये वीडियो। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस एग्ज़ाम की, तो ये कौन सा एग्ज़ाम है? ये है आपका अरुणाचल प्रदेश पीएससी का एई का एग्ज़ाम है बच्चों, ये असिस्टेंट इंजीनियर का। ठीक है, क्या इसकी वैकेंसी आई है? अभी तक नहीं। इसकी वैकेंसी आने वाली है कब? बाय द एंड ऑफ द ईयर 2026, मतलब ऑलमोस्ट समझ के चलिए आप, नवंबर या दिसंबर में इसकी वैकेंसी आ जाएगी। तो बात आती है सर, अगर नवंबर या दिसंबर में वैकेंसी आने वाली है इसकी, तो हम अभी से इसकी प्रिपरेशन क्यों स्टार्ट करें? मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के एंड में, आपको बताऊंगा मैं कि आपको अभी से प्रिपरेशन क्यों स्टार्ट करनी चाहिए बच्चों। ठीक है, तो आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए, ये जो एग्ज़ाम होता है बेटा आपका असिस्टेंट इंजीनियर का, थोड़ा सा बड़ा एग्ज़ाम होता है। ठीक है, कई बार बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हम जेई और एई के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन एक साथ कर लें, यानी जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर की प्रिपरेशन एक साथ कर लें। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि अगर आप जेई का एग्ज़ाम देखो तो वहाँ कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। एई के पेपर में कैलकुलेटर अलाउड है। जेई के पेपर में कोई भी डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होता, एई के पेपर में डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। एई में डिफिकल्टी लेवल थोड़ी सी हायर साइड होती है, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे थोड़ा इन डेप्थ पूछता है। जेई में वो क्वेश्चन वन लाइनर होते हैं और स्ट्रेट टू द पॉइंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो कोई ये बोल दे कि नहीं हम तो एई और जेई दोनों की प्रिपरेशन एक साथ करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। एज अ सिविल इंजीनियर मैं आपको अगर रिकमेंड करूंगा तो मैं बोलूंगा आप एई की प्रिपरेशन अलग करिए या फिर जेई की प्रिपरेशन अलग करिए। दोनों एक साथ करने जाओगे ना एई क्लियर होगा बच्चों और ना ही जेई क्लियर होगा। ठीक है, आइए एग्जाम के पैटर्न को देखते हैं बच्चों। ठीक है, एग्जाम के पैटर्न को अब देखो, जो आपका ए का पैटर्न है एग्जाम का, उसमें सबसे पहला होगा रिक्रूटमेंट टेस्ट। रिक्रूटमेंट टेस्ट में पेपर नंबर वन को अगर आप देखते हो बच्चों, तो पेपर नंबर वन आपका किसका होता है? जनरल अवेयरनेस एंड लॉजिकल रीजनिंग का पेपर है ये। ठीक है, नॉन टेक है प्योरली। 100 नंबर का आएगा, 100 मार्क्स का, और 100 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। पेपर टू जो होगा आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट में, ये पूरा ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा सिविल इंजीनियरिंग का। 100 क्वेश्चंस आएंगे और 200 मार्क्स का टोटल पेपर रहने वाला है। मतलब अगर ओवरऑल आप देखते हो तो 200 + 100 300 मार्क्स का पहला पेपर बनता है आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट। जैसे ही आपने इसको दे दिया, देन आप पहुंचते हैं कहाँ पे? रिटन एग्जामिनेशन मेंस में। अब मेंस में पहला पेपर जो होगा वो आपका जनरल अब पेपर होगा, जिसके अंदर जनरल इंग्लिश, जनरल स्टडीज, एप्टीट्यूड वगैरह सब कुछ आएगा। और यहाँ पे 100 क्वेश्चन होंगे बच्चों। ईच क्वेश्चन कैरीज 1.5 मार्क्स, मतलब कितने नंबर का पेपर हो गया? 150 मार्क्स का टोटल पेपर बनता है ये। नाउ इसके बाद दो पेपर जो होने वाले हैं, ये आपके सिविल के पेपर रहेंगे बच्चों, टेक्निकल के पेपर। और इसमें देखिए, पेपर वन और पेपर टू, दो पोर्शन में आपके पेपर है, पेपर वन और पेपर टू। और दोनों में कितने कितने मार्क्स का है टोटल? 150 मार्क्स, 150 मार्क्स ईच, मतलब टोटल 5 क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पे। और 5 क्वेश्चंस कैरी करेंगे, हर क्वेश्चन कैरी करेगा 30 मार्क्स। मतलब 5 क्वेश्चन है, टोटल कितना बन गया ये? 5 × 3, 150 मार्क्स का पहले पेपर में बन गया और 150 मार्क्स का ही दूसरे पेपर में बन गया। और ये पूरा डिस्क्रिप्टिव रहेगा, मतलब इसको आपको आंसर को लिखना पड़ेगा पैराग्राफ में। ठीक है, नाउ इन दोनों पेपर में जो पहला क्वेश्चन रहेगा, टोटल 7 क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन जो रहेगा वो तो कंपलसरी रहेगा, पेपर वन में भी और पेपर टू में भी। बच्चे 4 क्वेश्चन आप रिमेनिंग जो क्वेश्चन है उनमें से कोई भी 4 क्वेश्चन आप चुन सकते हैं, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है। बचे हुए जितने क्वेश्चन उनमें से कोई 4 क्वेश्चन आप चुन सकते हैं। टोटल आपको 5 क्वेश्चन का आंसर करना रहेगा और टोटल मार्क्स रहेंगे 150। जो चीज पेपर वन में है वो एग्जैक्टली पेपर टू में भी है बच्चों। ठीक है, तो टोटल अगर आप जोड़ते हैं इसको तो कितना हो गया? 150 + 150 + 150, 450 मार्क्स का आपका मेंस का पेपर हो गया। देन इसके बाद आता है बेटा आपका इंटरव्यू, जो कि होता है 50 मार्क्स का। अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हैं, 450 + 50 का टोटल पेपर होता है 500 मार्क्स का। और देन इसके बाद आपका सीधा का सीधा ज्वाइनिंग आता है। तो बच्चे बोलेंगे सर क्या इतना सारा अगर पढ़ना हो हमें तो इतने डिटेल में कोई पढ़ा सकता है? बिल्कुल, हमारा इंस्टीट्यूट इसी के लिए है, आपको ये पूरे एग्जाम्स के लिए पढ़ाने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं, आपका बैच स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, कब से? 5 मार्च से आपका बैच स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो ये रहा नंबर, आप इस पर कॉल करके बात कर सकते हैं, 8787601636 से बच्चों। ठीक है, नाउ अब थोड़ा बात करें अगर पेपर की, तो पेपर को जो ध्यान से देखो, तो पेपर में आपके टोटल पहला पेपर जो रहेगा वो रहेगा आपका जनरल पेपर, जिसमें एप्टीट्यूड आएगा, ठीक है, जनरल इंग्लिश आएगा एंड जनरल स्टडीज आएगा। एप्टीट्यूड में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स रहेगा, एलिमेंट्री मैथ्स रहेगा, रीजनिंग एंड इंजीनियरिंग एथिक्स रहेगा।
ठीक है। जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडीज में पूरा पूरा कवर होगा, जो आपके हर पेपर में कवर होता है बच्चों। अब बात आती है पार्ट 1 में। देखो आपका यहाँ पे अगर आपने पैटर्न देखा हो तो देखो, टेक्निकल पेपर 1 और पेपर 2 था। अब इसका सिलेबस अगर देखते हो तो मैंने अगर डिफिकल्टी लेवल को यहाँ पे रेट करना है ना, तो मैं लेवल 1 को इजी लेवल रेट करता हूँ हमेशा, इजी। और सबसे डिफिकल्ट मैं एक्सट्रीमली डिफिकल्ट करता हूँ लेवल 5 को, जिसको मैं बोलता हूँ दिस इज द एक्सट्रीम डिफिकल्ट सब्जेक्ट। ओके, एक्सट्रीम डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो होता है ना, जिसको अपन सबसे खतरनाक सब्जेक्ट बोल सकते हैं, एक्सट्रीम डिफिकल्ट सब्जेक्ट, वो मैंने लेवल 5 से यहाँ पे डिनोट किया। तो लेवल 1 से लेवल 5 तक मूव करेगा ये। अब अगर ध्यान से देखो तो पहला पोर्शन है सर्विंग बच्चों। सर्विंग कैसा पेपर होता है ना, ना तो ज्यादा इजी है ना तो ज्यादा टफ है, ठीक है। मॉडरेट पेपर होता है लेवल 3 का, और स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। अगर आपने ठीक ठाक पढ़ाई की इसकी तो काफी अच्छा मार्क्स दिया जाता है सर्विंग। और सर्विंग में देखो पूरा पूरा सर्विंग इनने कवर किया हुआ है। प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग, एरर एंड देयर एडजस्टमेंट, मैप्स, स्केल्स, ट्रैवर्सिंग, ट्रायंगुलेशन, टोटल स्टेशन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कर्व्स, बेसिक फोटोग्रामेट्री, रिमोट सेंसिंग एंड यूजेस ऑफ ड्रोन, ये पूरा पूरा कवर किया गया है। नेक्स्ट आता है आपका सेकंड पार्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। इसको मैं ऑन अ हायर साइड नोट करूंगा कि भैया इसको आप थोड़ा सा हायर साइड रखें डिफिकल्टी में। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो ध्यान से इसको, तो आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इसमें कवर होता है, सॉलिड मैकेनिक्स कवर होता है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस कवर होता है, आरसीसी एंड स्टील स्ट्रक्चर, पांचों के पांच इसके अंदर आते हैं। अब अगर आप देखो तो मैकेनिक्स किसका बेसिक है? सॉलिड मैकेनिक्स का, ठीक है। सॉलिड मैकेनिक्स किसका बेसिक है? स्ट्रक्चर्स का। स्ट्रक्चर किसका बेसिक है? आरसीसी का, ठीक है। एंड देन स्टील स्ट्रक्चर। तो अगर आप इस सब्जेक्ट को रेट करते हैं तो ये सब्जेक्ट रेट होता है नियरली नियरली लेवल 4 पे, ठीक है। डिफिकल्ट लेवल पे होता है, ठीक है। मार्क्स अच्छे खासे गेन कर सकते हो, बट अगेन सब्जेक्ट डिफिकल्ट है क्योंकि स्ट्रक्चर पूरा का पूरा यहाँ पूछा जाता है, ठीक है। थर्ड आता है हमारा जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग बच्चों, ठीक है। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो ये मैं लेवल 5 पे रेट करता हूँ बच्चों, इसको लेवल 5 पे रेट करता हूँ मैं जियो टेक को, ठीक है। वन ऑफ द स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, बट डिफिकल्ट की अगर हम लोग बात करें इसकी डिफिकल्टी की, तो एक्सट्रीम डिफिकल्ट में आता है जियो टेक। और यहाँ पे पूरा पूरा जियो टेक आपसे पूछा गया है, सॉइल मैकेनिक्स पूरा पूछा गया है, एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग पूरा पूछा गया है बच्चों। तो अगर आप बोलेंगे जियोटेक के टफ पेपर है, बिल्कुल टफ है, बिल्कुल टफ सब्जेक्ट बनता है ये, बट स्कोरिंग भी होता है। अगर आप मुझसे पूछें तीन सबसे टफ सब्जेक्ट कौन से होते हैं पूरे के पूरे सिविल में, तो जियो टेक्निकल, ट्रांसपोर्टेशन एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, और ये तीनों ही आपके पेपर का पार्ट भी हैं बच्चों, ठीक है। ढंग से पढ़ोगे स्कोर कर लोगे, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है इंडिया में जिसमें जियोटेक पूछा ना जाए, ठीक है। नेक्स्ट आता है वाटर रिसोर्स। अब वाटर रिसोर्स को आप देखो तो फ्लूइड मैकेनिक्स आ गया इसके अंदर, हाइड्रोलिक्स आ गया, हाइड्रोलॉजी आ गया, एंड इरिगेशन आ गया। तो चारों के चार इसके अंदर आ गए। अब ये सब्जेक्ट नियरली नियरली अगर आप देखो तो लेवल 4 के आसपास मैं इसको रेट करता हूँ, और ज़्यादा यहाँ से मार्क्स आप गेन नहीं कर पाओगे, बट ठीक है। एक सब्जेक्ट है जिसमें फ्लूइड के बारे में पूरा पढ़ना है, तो थोड़ा पढ़ सकते हैं, क्योंकि आगे जाके हमें जब हम ए बनेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें यूज़ करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो थोड़ा ढंग से पढ़ोगे तो पूरा पूरा कवर आप आराम से कर सकते हो। अब आता है पार्ट 2, जिसका पहला और दूसरा सब्जेक्ट बेहद इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग बच्चों। ट्रांसपोर्टेशन को मैं लेवल 4 पे रेट करता हूँ, और एनवायरमेंटल को भी लेवल 4 पे रेट करता हूँ, क्योंकि दोनों के दोनों डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, बट स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो देखो, जियोटेक, ट्रांसपोर्टेशन और एनवायरमेंटल है सब्जेक्ट टफ, ठीक है, नो डाउट, बट अगर ढंग से पढ़ लिया तो स्कोर भी खूब अच्छा हो जाएगा यहाँ से। अब देखो, ट्रांसपोर्टेशन में उसने आपको हाईवे, ट्रैफिक और ब्रिजेस पूछा है। इवन अभी तक रेलवे नहीं पूछा, एयरपोर्ट नहीं पूछा, डॉक, पोर्ट एंड हार्बर नहीं पूछा अभी आपसे। तो उतना ही पूछा गया जितना आपको रिक्वायरमेंट है। सिमिलरली अगर आप एनवायरमेंटल की बात करोगे तो वाटर एंड वेस्ट वाटर पूरा पूछा गया है, एयर पॉल्यूशन पूछा गया है, एंड एमएसडब्ल्यू पूरा पूरा पूछा गया है बच्चों। यहाँ पे अभी तक आपका नॉइस पॉल्यूशन सिलेबस का पार्ट नहीं रखा गया है, ठीक है। तो अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, दोनों के दोनों स्कोरिंग है, और दोनों के दोनों मस्त सब्जेक्ट है अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो बच्चों। नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मैनेजमेंट। ये थोड़ा सा इजी सब्जेक्ट होता है, लेवल 2 पे रखूंगा, जहां पे आपको मटेरियल में स्टील पढ़ना है, कंक्रीट पढ़ना है, दैट्स इट। तो बेसिक दो मटेरियल पढ़ने हैं, और सीपीएम पूरा पढ़ना है, साथ में एस्टिमेशन भी पूरा पूरा पढ़ना है। तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, थोड़ा इजी सब्जेक्ट है, ढंग से पढ़ोगे तो स्कोर भी हो जाएगा बच्चों ये, ठीक है। तो कुल मिला के इतना ही था ये। अब बात आती है सर, जब पेपर हमारा होने वाला है, पेपर का जब डेट आएगा, कब पेपर का डेट आएगा? नवंबर दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन आएगा, और 2-3 महीने के बाद इसका एग्जाम हो जाएगा, या एग्जाम का डेट आ जाएगा। तो मतलब नियरली नियरली मार्च अप्रैल 2027 में, मार्च अप्रैल 2027 में इसका एग्जाम होगा,
तो हम अभी से क्यों पढ़ें, क्योंकि अभी तो मार्च चल रहा है 2026 का। देखो बच्चों, जनरली हम लोग कैसा प्लान करते हैं ना बच्चों के लिए, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप सब्जेक्ट गिनोगे यहाँ पे ना, तो कितने सब्जेक्ट हो गए देखो, एक दो तीन चार पाँच, पाँच भी नहीं इसमें तो, आपने देखो 5 6 7 8 9, फिर 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ऑलमोस्ट 18 सब्जेक्ट हैं आपके यहाँ पे। अब अगर 18 सब्जेक्ट्स हैं आपके बच्चों यहाँ पे, अगर 18 सब्जेक्ट्स हैं और हर सब्जेक्ट को आपने 15 डेज भी दिया ना, तो भी यहाँ से 8 to 9 मंथ्स आपको लगते हैं इसको पूरा करने में। तो आप खुद सोचो, अगर आपको किसी ने 9 मंथ्स का अगर कोर्स कोई आपको देता है, 9 मंथ्स का, ठीक है, ऑलमोस्ट 8 to 9 मंथ्स का अगर आपके पास कोर्स हुआ, तो आप ढंग से इसको पूरा फिनिश कर सकते हो कब तक, ऑलमोस्ट अगर मार्च से स्टार्ट करते हो तो आप इसको दिसंबर या जनवरी तक पूरा फिनिश कर लोगे। एंड देन उसके बाद आपके पास समय रहेगा इसके रिवीजन के लिए और इसके टेस्ट वगैरह देने के लिए। तो आपके चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे बच्चों पेपर क्लियर करने के लिए। तो जब बच्चे बोलते हैं ना कि नहीं, जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तब हमारा क्लियर होगा, कोई मतलब नहीं है वो प्रिपरेशन का, तो कोई भी मतलब नहीं, क्योंकि 4 महीने में आप 18 सब्जेक्ट प्रिपेयर ही नहीं कर सकते हो बच्चों। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि हम सिर्फ अपने मन को शांति दे सकते हैं कि हमने इस एग्जाम की प्रिपरेशन की, हम पेपर लिखा है और हम सिलेक्ट नहीं हुए, ठीक है। बट कोई मुझे ये बोल दे कि 4 महीने पढ़ के मैं क्लियर कर लिया ये पेपर, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। 4 महीने में 18 सब्जेक्ट नहीं होते हैं बच्चों कवर, ठीक है। अगर आपको ढंग से पढ़ना है और थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ते हुए जाना है, तो स्टार्ट करो अभी से, समय लो अच्छा खासा, 9 10 महीने का समय दो अपने आप को, आराम से इस पूरे बैच को खत्म करो। बैच ज्वाइन करने का नंबर ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। बैच स्टार्ट हो रहा है बेटा 5 मार्च से, यानी कल से ही स्टार्ट हो रहा है, 5 मार्च 2026 में ये स्टार्ट होने जा रहा है बैच। और हर दिन आपके 2 सब्जेक्ट चलने वाले हैं, हर दिन आपके 2 सब्जेक्ट चलेंगे बच्चों, ठीक है। तो मिनिमम से मिनिमम 2 सब्जेक्ट चलेंगे, मैक्सिमम भी कर देंगे आगे जाके। बट अभी के लिए स्टार्ट करो बैच को, ठीक है। आराम से अपने आप को 8 9 महीने का समय दो और इस बैच में ढंग से पढ़ो, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे ना, तो सब्जेक्ट भी आराम से खत्म होगा और रिवीजन भी अच्छे से होता हुआ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं सीधा बैच के अंदर और काम करते हैं आपके रिजल्ट के लिए। एक चीज की श्योरिटी है, ढंग से मेहनत कर लिया ना बच्चों, रिजल्ट आपका आना ही है, ये मेरी तरफ से आपको गारंटी है, ठीक है। मिलते हैं सीधा क्लास के अंदर। टिल देन, बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम स्टूडेंट्स।